नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं, न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में दस्तूर की बालादस्ती पर बहस हो रही है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जनवरी में हम दस्तूर के पूरे 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दस्तूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे राहुल गांधी है जो कहते हैं कि बीजेपी ने, आरएसएस ने और आज आरएसएस की जहरी तंजीमों ने हिंदुस्तान के दस्तूर को यानी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, आयन को तबाह व बर्बाद कर दिया है, उसे मिलियामेट कर दिया है, उससे खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरएसएस को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, दस्तूर बनाया, उस दस्तूर के बरअक्स आरएसएस क़यादत ने, बीजेपी क़यादत ने हमेशा मनुस्मृति की यानी वकालत की है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये वही मनुस्मृति है जो आरएसएस के जो बानियाँ हैं वो और बानियान हैं वो भी उसकी वकालत करते रहे हैं और कहा, उनका कहना था कि हिंदुस्तान के दस्तूर की बजाय मनुस्मृति ही असल दस्तूर होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को आग लगा दी थी और ये इशारा दे दिया था कि हिंदुस्तान में उन्होंने जो मसवदे कानून तैयार किया, मसवदे दस्तूर तैयार किया, वो चलेगा क्योंकि वो हिंदुस्तानियत यानी इंडियन नेस की बुनियाद पर है, इंसानियत की बुनियाद पर है। और जबकि मनुस्मृति जो हिरार्की होती है जात पात की, उसकी बुनियाद पर है और हिंदुस्तान जात पात की बुनियाद पर नहीं बल्कि आयन में जो कुछ बुनियादी हुकूक दिए गए हैं हिंदुस्तानी शहरियों को, उस पर चलेगा। तो बहरहाल राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया था उसी तरह मोदी हुकूमत मुल्क का अंगूठा काट रही है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेसी कायदीन, गांधी जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या दूसरे कांग्रेसी कायदीन हो, वो जेल गए, लेकिन आरएसएस के लीडर वीडी सावरकर जेल गए और उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौन अंग्रेजों का वफादार था और कौन अंग्रेजों का दुश्मन था और अपने मुल्क से प्यार करता था। तो बहरहाल हम चलते हैं माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक की तरफ और क्योंकि ये तारीख का मामला है तो उनसे पूछते हैं कि 75 साल की तकमील जो कानून दस्तूर की हो रही है या हम जश्न मनाने वाले हैं जनवरी में, उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? रियाज साहब सॉरी मैं पहली चीज़ ये है कि 15 दिन 16 दिन हो चुके हैं, आज तक पार्लियामेंट में काम काज हरगिज कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ तकारीर चल रही हैं दस्तूर की 75वीं सालगिरह बोल के देना, और मुसलसिल जब भी कोई बात आती है अपोजिशन की तरफ से ये लोग बीजेपी वाले चीख पुकार करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये पहले बताइए कि क्या जवाज़ है कि बताइए कि अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पार्लियामेंट में जो मसाइल है उस पर बात करने के बजाय आप मुसलसिल रोज़ वही चल रहा है, चीख पुकारा करके फिर पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म हो जाता है जाना। तो फिर उसमें यही होता है कि इन्हों कुछ कहते हैं, उसके बाद जवाब में उन्हों जवाब देते हैं और बड़ी मुश्किल से वो हमारे प्राइम मिनिस्टर आज आए भी बयान दिए, उनको फोर्स किया गया तो आके जो है ना सिर्फ एक ही बार उन्होंने, तो आपको तो मालूम है वो हमेशा सिर्फ गांधी फैमिली को क्रिटिसाइज करते हैं, नेहरू की गलतियाँ, इंदिरा गांधी की गलतियाँ, जिसकी वजह से कई दफ़ा जो है ना चेंज किया गया बोल के उन्होंने जो है ना इसका डिफेंड करते हैं इस तरीके से। सिद्दीक साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पहले आप देखेंगे कि राहुल गांधी की तकरीर होती है कायदे अपोजिशन की और दस्तूर की जो बालादस्ती है उसके बारे में वो इजहार ख्याल करते हैं और ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत के तहत दस्तूर से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों और दलितों को सताया जा रहा है। इस सिलसिले में हाथरस का वाक़या उन्होंने बतौर मिसाल पेश की और कहा कि हाथरस में आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक नौजवान दलित लड़की के साथ मुँह काला किया गया इज्तिमाई तौर पर और फिर उसका कत्ल कर दिया। और आप देखेंगे कि जो कातिल है, जो जानी है, वो तो आज़ाद फिर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि हाथरस की जो मुतासिरा लड़की है उसका ख़ानदान घर पर बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकता। ये तो दस्तूर की यानी वहाँ से खिलवाड़ हो रहा है। तो सिद्दीक साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, पहले तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस ने कभी भी दस्तूर की तायद व हिमायत नहीं की बल्कि उसकी मुखालिफत की और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आज़ादी मिलने के बाद भी
काफ़ी इस बरसों तक आरएसएस ने हिंदुस्तान के कौमी परचम यानी तिरंगा को लहराने से गुरेज किया था, तस्लीम करने से गुरेज किया था। और आप ये भी देखेंगे कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि वीडी सावरकर ने मनुस्मृति की तायद की थी और कहा था कि हिंदुस्तान के दस्तूर में कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं है। जबकि अब वज़ीर आज़म दस्तूर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग जहर बो रहे हैं और ये कहते हैं कि दस्तूर जो है वो हिंदुस्तान की कसरत में वहदत का यानी एक चैंपियन है। तो क्या आरएसएस के जो नजरिया है उससे हट चुके हैं वज़ीर आज़म? या साहब ये सिर्फ या दोगलापन है? ये सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकली सब अगेंस्ट क्या काम किया जा रहा है हिंदुस्तान में। अगर देखेंगे जी। खाली ये लफ्ज़ी है, अल्फाज है, सिर्फ दस्तूर की तारीफ है, लेकिन इनके दिलां जो है ना साफ नहीं है इनके दिल। ये लोग जो है ना इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इनको भी मालूम है ये चीज है ना, खाली बयान देने से होता नहीं, आप करके बताइए। डबल स्टैंडर्ड दोगलापन है अवाम के लिए, खाली वो बयानबाजी के लिए कह रहे हैं, लेकिन इनके जो जमीनी जो वर्क है यानी ग्राउंड वर्क में जो काम कर रहे हैं लोग उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इनका हर अमल देखा जाए दस्तूर के खिलाफ है, अक़लियतों के, दलित हैं, जो भी हैं इनके सब काम पूरे अगेंस्ट ये लोग काम। किसानों का ले लीजिए, क्या करें किसानों के लिए बताइए आप। तो कोई चीज़ भी जो है ना इनकी दस्तूर के हिसाब से नहीं है, खाली तकरीर की हद तक मौजूद है। और आपको देखकर हैरत होगी, ये सुनकर हैरत होगी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकरीर करते हुए कहते हैं पार्लियामेंट में, हम सबको दस्तूर का जश्न मनाना चाहिए, उसकी 75वीं सालगिरह मनाना चाहिए और पार्लियामेंट भी इसका एक हिस्सा है और ये काबिल फ़ख्र लम्हा है हमारे लिए। और आप देखेंगे कि सब काम दस्तूर के ख़िलाफ़ हो रहा है। चाहे आप बीजेपी की तमाम ज़ैर इक़्तिदार रियासतों में देख लें, वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह अक़लियतों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे इन्हें मंदिर नज़र आ रही है और ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा करते हुए या तनाज़ा पैदा करते हुए अपने नापाक सियासी अज़ाइम की तकमील कर रहे हैं, इक़्तिदार पर विराजमान रहना चाहते हैं। और इस सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी का इक़्तिदार है वहां दस्तूर की कोई अहमियत नहीं है, दस्तूर नाफिज नहीं है, बल्कि मनुस्मृति नाफिज कर दी गई है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, अब जहां जहां भी बीजेपी स्टेट से वहां पे जाइए, कोई काम दस्तूर के तहत नहीं हो रहा, बल्कि खिलाफ हो रहा है। हलफ लेते हैं, हलफ लेते हैं, बराबर लेते हैं, किताब होती है हाथ में, सब होती है, लेकिन काम उसके बरखिलाफ होता है। ये इनकी आदत है, जो वो कहते हैं ना प्रिसेप्ट एंड प्रैक्टिस में बहुत फर्क है इनके। हॉलोफेल का हॉलोफेल का मामला है, तजाद है, इसमें कोई भी ये लोग जो है ना पाबंद नहीं है, खाली तकारीर के हद तक ठीक है, वो भी पार्लियामेंट में चूंकि चल रहा है बोल दिया, वरना तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी? ऑफ कोर्स वही है इनका, वही है जो है ना प्रैक्टिस, वही है इनकी, पूरा अमल वही करते हैं लोग। खाली पब्लिक को बताने के लिए बातें करते हैं, दस्तूर की तारीफ करते हैं, वो करते हैं। फिर दूसरी जानिब आप जो है ना दस्तूर के जो वो मारे उनको भी आप गाली गलौच, उनको बुरा भला बोलते हैं आप जो है। बड़ी अफसोस की बात है BR अम्बेडकर के बारे में। हालांकि देखिए आप निजी महफिलों में कहते हैं बुरा और जाहिरी तौर पर कहते हैं कि हम बहुत इनको चाहने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था, नजर आतिश कर दिया था और उनकी, मैं समझता हूं कि जो फिरका परस्त हैं उनकी तौहीन की थी और उनके चेहरों पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया था। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना तारीख गवाह है इसकी। ये लोग क्या किए हैं, क्या रोल था। इवन आरएसएस का भी परचम अलग था काफी दिनों तक, उन लोग मानते नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन को जाना। जी हाँ। तो आज एक रस्मी तौर पे लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई उनको हमदर्दी है, दस्तूर को न फॉलो करते हैं ना मानते लोग। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का दस्तूर हिंदुस्तान के दुश्मनों पर बहुत ही भारी पड़ता है और उनकी तकलीफ का बायस बनता है। और यकीन मानिए कि अक्सर जो दानिश्वर तबका है वो ये तस्लीम कर चुका है कि हिंदुस्तान का दस्तूर जिस अंदाज में बनाया गया, तरतीब दिया गया, उसका मसवदा तैयार किया गया, वो इंसानी हुकूक की पामाली बर्दाश्त नहीं कर सकता और तमाम हिंदुस्तानियों को बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंगो नस्ल और इलाका और उन्हें ज़ात पात के उन्हें तो मसावियाना हुकूक अता करता है। बुनियादी हुकूक तमाम हिंदुस्तानियों के एक हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिरका परस्त दरिंदों ने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के दस्तूर को ऐसा लगता है कि तबाह व बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। और आप देखेंगे खुद बीजेपी के साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के कई अरकान पार्लियामेंट, बीजेपी के लीडरान ने कहा है कि दस्तूर में तरमीम करनी चाहिए। कई दफ़ा कहा है उन्होंने, कहा है, मजबूरी है कि मेजोरिटी नहीं होने से ये लोग रुके हुए हैं। अदरवाइज कई दफा ये लोग बोल चुके हैं कि नहीं चाहिए हमको सेक्युलर दस्तूर, लफ्ज़ सेक्युलर वर्ड निकाल दो बोले दस्तूर से, ये इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म सब जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मालूम है रिट पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी बात करते हैं जैसे अपने पिता की जागीर है। हिंदुस्तान सबका है। ये हिंदुस्तान सिर्फ आरएसएस का नहीं होता, हिंदुस्तान ये कांग्रेस का नहीं होता, हिंदुस्तान बीजेपी का नहीं होता, हिंदुस्तान तो सारे हिंदुस्तानियों का है। और हिंदुस्तान को की शक्ल वो हैयत बिगाड़ने वाले मैं समझता हूं कि गद्दाराने वतन है और उन लोगों के नस्ल है जो अंग्रेज छोड़ कर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना ये लोग वही सिलसिले को बाकी रखे हुए हैं
और बड़ी मजबूरी है कि अब कुछ कर नहीं सकते, वरना ये लोग अमेंडमेंट करने के लिए बिल्कुल बेताब है, बेचैन है लोग, अमेंडमेंट कभी भी कर सकते हैं लोग जाना। अरे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो तकरीर करते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो जमहूरियत के बड़े दिलदादा हैं और वो चाहते हैं कि दस्तूर का एहतराम किया जाए। दस्तूर का एहतराम कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या दस्तूर का एहतराम हो रहा है? मुसलमानों के जो आप देखेंगे कि घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यहां तक कि आप देखेंगे राहुल गांधी ने कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि आज पार्लियामेंट में बबांग दहल कहा है कि सॉरी हाथरस केस का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि वहां पर एक दलित लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई, उसको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया और वो खुद जाकर मुतासिरा खानदान से मिले हैं राहुल गांधी और उनकी दिलजोई की है। और आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया था वो तो आज़ाद हैं, लेकिन जो मुतासिरा दलित लड़की यानी दलित जो मतोफी दलित लड़की है उसका खानदान जो मुतासिरा है वो अपने घर में बंद है, वो बाहर तक नहीं निकल सकता। सिद्दीक साहब, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। बिल्कुल बेशक जो है ना, उन्होंने विजिट किया, उसके बाद सारी बातें सुनी और फिर उसके बाद संभल का भी जो वाक़या है जो है ना, उसके ऊपर भी जो है ना जाके मिले जो है ना बेचारे, अरे उनको दाखिल होने नहीं दे रहे थे दाखिल, बिल्कुल जो है ना गाजियाबाद, जी हाँ बिल्कुल रोक दिया गया उनको। तो बराबर खुल्लम खुल्ला है, डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे, कोई दस्तूर वस्तूर कुछ भी नहीं है इनके पास कहीं। अरे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बता दूं, पहले बाद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसमें वादे तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो इबादतगाहों का मौक़िफ़ था, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो या फिर गुरुद्वारा हो, तमाम के तमाम का मौक़िफ़ वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हाँ, उस वक्त बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में मिल्कियत मुकदमा चल रहा था, इसलिए बाबरी मस्जिद को उससे इस्तेस्ना दिया गया था। फिर आप देखेंगे कि अब एक जज फौरन एक समाप्त करता है। संभल की मस्जिद का जिक्र सिद्दीक साहब ने जिक्र किया है, वो आता है एक ज़ेद-खास गुजर आता है फिरका परस्त, वो कहता है कि इसके नीचे मंदिर था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने की यानी हिदायत दी जाए। अदालत विदिन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर उसकी दरखास्त कबूल कर लेती है, इजाजत देती है। अरे मेरे भाई, ये क्या मजाक है? ये दस्तूर का मजाक नहीं तो क्या है? जी हाँ, अदर साइड कहाँ गई? उनकी अपील क्यों नहीं सुनते आप? उनका भी तो है ना, उनको भी मौका दीजिए आप। वन साइडेड कैसी होती बताइए आप जो है ना, आप हियरिंग जो कर रहे हैं वन साइडेड, एक्सेप्ट पहले तो करते कैसा आप जो है ना, और सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश बैठी हुई है? क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, 91 का एक्ट है वहां पे मौजूद है, कैसा एक्सेप्ट करते हैं लोग एप्लीकेशन? तहत की अदालत, ये समझ से बाहर है पहले जाना। अच्छा, और दूसरी बात देखिए कि कर्नाटक का एक जज है, वो कह रहा है, कर्नाटक हाईकोर्ट का जज कह रहा है कि वो इलाका तो पाकिस्तान बन गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई, जब उसे शर्म आई तो हो सकता है फिर उससे माजरत खाई कर ली। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जज है और आप देखेंगे कि वो कटमुल्ला कहता है, मुसलमानों से मुखातिब होते हुए यानी BHP की इजलास में शिरकत करता है। एक तो पहले उसने गैर कानूनी काम किया, फिर आप देखेंगे कि दस्तूर क्या उसने खिलवाड़ किया और फिर उसने मुसलमानों के बारे में बहुत ही यानी बेहुदा बातें, फहुश बातें की और कहा कि कटमुल्ला से उन्हें खिताब किया। आप अंदाजा कीजिए कि आखिर कटमुल्लाओं ने उसका क्या किया है और कटमुल्ला उसे क्यों पसंद है, क्यों नफरत वो करता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, यानी किस किस्म के डोरेगेटरी वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो है लोग, अंदाजा लगाइए। जज रह के जो है ना, और एक कर्नाटक में और एक जज वो भी कहता है ना कि मस्जिद में नहीं, मस्जिद में जो है ना अगर आप जय श्री राम करें तो कोई बुरी बात नहीं है। जी, वो भी एक चला ना। अब कल जाकर कोई मंदिर में अजान दे देगा तो क्या कर लेगा? बिल्कुल जो है ना, तो इस किस्म की गलत बात है। इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं ये लोग जो है ना, एग्जाम पास करके आए जज जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की तालीम दी जाती है इनको, एक एक एक्ट बताया जाता है, लेकिन ये लोग काम पूरा अगेंस्ट कर रहे हैं इसके पूरा। मतलब अफसोस की बात है। और दूसरी अहम बात नाज़रीन आपको बता दूं, जज ये कहता है कि अगर मस्जिद में जाकर जय श्री राम का नारा लगाए तो बुरी बात नहीं है, तो कोई अगर मैं समझता हूं कि अगर मुसलमान गया और मंदिर में अजान देना शुरू कर दिया तो क्या वो भी गैर कानूनी नहीं होगा? बिल्कुल अलाउ करना चाहिए भाई। आप देखिए वो मजहब है और कभी मुसलमानों ने इस तरह की हरकत नहीं की, कभी ये दावा नहीं है क्या कि इस मंदिर को मस्जिद तोड़कर बनाया गया, कभी नहीं किया, कभी नहीं। और आप देखेंगे कि मुगलों को बदनाम करते हैं। अरे शर्मानी चाहिए। मुगलों के जो 10 मुगल बादशाह थे वो पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तानी थे, उनकी माएँ हिंदुस्तानी थी। रियाज साहब, कई मनादिर को जागीरात अता किए गए, औरंगजेब की आप हिस्ट्री में लिखा हुआ है, इतनी जागीरात उनके कई बड़े बड़े जो मनादिर है उनको चलाने के लिए बाज़ाब्ता जागीर दी जाती थी मनादिर को।
ये लोग उल्टा जो है ना उसको मुनद्दम करने का इल्जाम लगाते हैं। जी आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश किधर है, हैदराबाद दक्कन किधर है, और आप इस कदर तवील फासला होने के बावजूद यहाँ के जो हुक्मरान थे नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर, जिन्होंने 5 टन सोना हिंदुस्तान के लिए दिया था, वजीर आजम थे लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बता दूं कि उस वक्त हिंदुस्तान की मदद के लिए उन्होंने 5 टन सोना दिया था, और निजाम थे वो जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, जो हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद के करीब नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में है, वहां उन्होंने कई लाख रुपए बतौर अतिया पेश किए। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड में बताता है, मौजूद है, लिखा हुआ है, ये कोई झूठ नहीं है जाना। क्या वज़ीर आज़म ये हकीकत नहीं जानते? बिल्कुल जाना, यानी जहाँ पे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जब ग्रांट दी गई तो वही उसी सेम टाइम पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी मदद दी गई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने कम ग्रांट दी, बिल्कुल ज्यादा दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ज्यादा दी, बिल्कुल ज्यादा दी। तो इस किस्म के सेकुलर हुक्मरान हुआ करते थे, ये लोग क्यों सबक नहीं लेते उनसे, किधर गए लोग? मैं समझता हूं कि इस तरह के जो फिरका परस्त दरिंदे हैं उनके लिए क्लासेस का एहतमाम किया जाना चाहिए, और क्लासेस के एहतमाम में जैसा राम पुनियानी है वो भी उन्हें समझा सकते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख क्या है, हिंदुस्तान की तारीख को किसने बदला है, अंग्रेजों से वफादारी किसने की और मुल्क से गद्दारी किसने की, ये भी हम उन्हें बता सकते हैं, मिसालों के साथ बता सकते हैं। बिल्कुल मौजूद है, तारीख गवाह है, इनको बताना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए सबक के सेकुलरिज्म होता क्या है। जी जी, इनको नहीं मालूम है, ये बिल्कुल जो है ना इतनी जुनूनियत पे उतर आए लोग, इसी इंसानी सूज हरकतें कर रहे हैं कि इनको अब कुछ भी बाकी नहीं रहा इनके पास, इतनी जो है ना दरिंदगी पे उतर आए लोग जाना। बिल्कुल आपसे ने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मुजाहिदीन आज़ादी का सवाल है, अगर मैं समझता हूं कि अगर इन्हें तारीख पढ़ाई जाए और इनके जहन अगर न्यूट्रल हैं तो ये ज़रूर ये समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी में और हिंदुस्तान की मिट्टी में तमाम हिंदुस्तानियों का खून शामिल है, खून पसीना शामिल है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर खून किसी ने बहाया है तो वो मुसलमान है, और उसमें कोई नहीं, मैं समझता हूं कि यानी फख्र के साथ हम कह सकते हैं और अल्लाह के शुक्र के साथ कह सकते हैं कि हमने, हमारे इस्लाफ ने, हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आपको लिए चलता हूं बेंगलुरु कर्नाटक, जहां पर अब फिलवक्त कांग्रेस की हुकूमत है। आपको यह भी बता दूं कि जिस अंदाज में गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, ये जो अली ब्रदरान थे, वो गांधी जी के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखते थे और इंतहाई हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता थे, और उनके अंग्रेजी अगर अंग्रेज सुनते तो वो भी हैरान रह जाते थे कि एक हिंदुस्तानी होते हुए इस तरह की अंग्रेजी गुफ्तगू करते हैं। तो बहरहाल गांधी जी इन दोनों भाइयों की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये दो भाई और गांधी जी एक शख्सियत की इज्जत करते थे जिनका नाम था शेख उस्मान सेठ, यानी खिलाफत वाले उस्मान सेठ। ये बेंगलुरु में आपको बता दूं कि आज जो आप शॉपिंग मॉल्स देख रहे हैं वो तस्वुर देने वाले उस्मान सेठ भी थे, जो बेंगलुरु में उनका बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, और अंग्रेजों से वो इस कदर नफरत करते थे कि आप देखेंगे कि गांधी जी बैरिस्टर बनते हैं, नेहरू बैरिस्टर बनते हैं, नेहरू के वालिद, पंडित नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर बनते हैं, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने अंग्रेजी से भी नफरत की। खिलाफत वाले सेठ उस्मान अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी से भी नफरत की और अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। और आपको यही बता दूं कि गांधी जी को और कांग्रेस को तहरीक आज़ादी के लिए जब दौलत की या रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो कहा जाता था कि सेठ उस्मान के पास ये दो भाई यानी अली ब्रदरान और गांधी जी जाते और रकम ला लेते, और इसी वजह से उन्हें कांग्रेस का और गांधी जी का कैश बैग कहा गया खिलाफत वाले सेठ उस्मान को। लेकिन आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने जिस तरह उनको तबाह और बर्बाद कर दिया, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं रहा। तब जब बात आई है कांग्रेस को हत्या देने की, तहरीक आज़ादी के लिए डोनेशन देने की, तो उन्होंने भरे बाजार में अपने बच्चे को, अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को की बोली लगा दी, एक्शन कर दिया। तो आप ये देखिए, क्या हिंदुस्तान में बीजेपी के, आरएसएस के किसी लीडर ने इस तरह की जुर्रत की अपने मुल्क की मोहब्बत में? कभी नहीं, जो है ना ये तारीख गवाह है, कभी नहीं। जितना आगे आगे मुसलमान थे ये लोग कुछ भी नहीं, उसका अशरे शीर भी ये लोग नहीं कर सके, जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी हैं इसके लिए। तो बिल्कुल सही है और तारीख की किताबें लिखा हुआ है, आप भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते इसको जाना। यानी पैसे से, जानों से, हर तरफ से जो है ना ये लोग जो है ना मदद किए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं मुसलमानों की, इतनी दी गई हैं कि ये लोग सोच भी नहीं सकते उतनी जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, आज राहुल गांधी ने, मैं समझता हूँ कि फ़िरका परस्त दरिंदों पर ज़रूरत यानी ताबड़तोड़ हमले किए और सारे हिंदुस्तान को बता दिया कि दस्तूर की क्या अहमियत है और जो फ़िरका परस्त हैं वो क्या चाहते हैं, मुल्क को किस तरह तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या अब बीजेपी सावरकर के नज़रिए से हट गई है, सावरकर का मजाक उड़ा रही है, ये बात कही है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि इस पर बहुत चिरागपा हो गए बीजेपी कायदीन जैसी, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी ज़रूरत के
साथ अपने ख्यालात का इजहार किया है और ये भी कहा है कि दस्तूर से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद हाथरस गए थे, उनके ख़ानदान यानी मुतासिरा जो दलित लड़की मुतासिरा ख़ानदान है उससे मुलाकात भी की और वो बाहर नहीं जा सकते और जो खाती है वो बड़ी आज़ादी से फिर रहे हैं और उस दलित लड़के के ख़ानदान को बार बार धमकियाँ भी दे रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ झूठे हैं और अपनी झूठ से वो बार बार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि रियासत उत्तर प्रदेश में दस्तूर नहीं बल्कि मनुस्मृति नाफिज है। जी हाँ, बिल्कुल सब गलत है या सब ये सब बातें हैं करने की। और अब आप ये जो एक तो हाथरस का है जो है ना, समल का है, ऐसी कई इशू हैं। जब अडानी की बात आती है तो फिर ये चीज़ें आ जाते हैं सामने जाना। जी जी जी, अडानी के ऊपर मसले की बात आती है, आपको बहस करना चाहिए, तो फिर ये चीज़ें बीच में आती हैं इनके जो है ना, फिर इस पे हमला उस पे हमला, जॉर्ज सोरोस आ जाता बीच में, वो आ जाता। आपको जो अपोजिशन बोल रही है उस पर बहस करके आप क्लैरिफाई करो ना, उसका क्या है अडानी का मसला। जी जी जी, तो फिर क्यों लेके आते बीच में जो है ना, दूसरों को घसीटने की कोशिश करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना और तेलंगाना में आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से लेकर तमाम कांग्रेसी अरकान असेंबली और अरकान असेंबली कांग्रेसी वज़रा जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि सरकारी रिहायशी और अकामती स्कूल्स जो हैं वहाँ पर और टिमरिस के जो अकामती स्कूल्स हैं उसका दौरा करते हुए वहाँ पर बच्चों के साथ खाना भी कर रहे हैं और इस का नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम, और ताकि बच्चों को यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर उन्हें खाने दिए जाएं और उनकी सेहत को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा कि जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासतौर पर BRS से इस बात का इल्ज़ाम आयद कर रही है कि रियासत के मुख्तलिफ स्कूलों में अब तक नाक़िस ग़िज़ा का शिकार होकर या फिर सांपों के काटने से या शाख के लगने से या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बायस 49 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर वार्निंग जारी की कि अगर सरकारी टीचर्स जो स्कूल टीचर्स हैं या हुकाम हैं, अगर वो बच्चों के खाने की फराहमी में अगर गफलत बरतते हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आज याकूतपुरा 2 पेट में टिमरिस का स्कूल है, अकामती स्कूल है, वहाँ जनाब आमिर अली खां MLC ने दौरा किया, बच्चों के साथ दोपहर का खाना भी खाया और मुखातिब भी किया। तो सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि अगर इस तरह अवामी कायदीन, अवामी नुमाइंदे स्कूल्स का दौरा करते हैं, वहाँ की बुनियादी सहूलतों का जायज़ा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपए स्कूलों के लिए दरकार होंगे। बिल्कुल रियाज साहब, ये जो ट्रेंड हुआ ना, जो बच्चे मरे, ये सब TRS गवर्नमेंट के दौर में हुए तकरीबन केसेस। जी जी, अब वो लोग ब्लेम इनको कर रहे हैं जाना, तो आप जब तक कि अवाम के बीच में नहीं जाएंगे उनके पता ही नहीं चलेगा ना क्या मसले मसाइल है जाना। तो ठीक है, हरकत में आबाई हुकूमत है, लेकिन ये तकरीबन केसेस अगर आप देखें उठा के हिस्ट्री BRS गवर्नमेंट के दौर में हुए, बच्चे की जो अमवात हुई, बच्चे जो खै से हर चीज़ गंदगी जो खाते रहे करते रहे जो है ना, तो उनके दौर में ये केसेस हुए हैं जाना मेरे ख्याल से। बहरहाल नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान फिल वक्त एक ख़ास तौर पर BJP कायदीन बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं समझता हूँ कि परेशान नहीं, यानी परेशानी का इजहार तो कर रहे हैं। हम खबर आपको सुना रहे हैं LK अडवाणी की। LK अडवाणी BJP के ज़ईफ़ुल उमर लीडर हैं। उनकी हालत आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह के सेहत के मसाइल से दोचार हैं। और आपको ये बता दूँ कि उनकी उम्र कोई छोटी उम्र नहीं है, बल्कि 97 ईयर्स के हो गए हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और अपोलो हॉस्पिटल के ICU में उन्हें शरीक किया गया है। तो बहरहाल इस तरह के ये कहा जा रहा है कि उन्हें डॉक्टर विनीत सूरी जो हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनकी निगरानी में रखा गया है। अब देखना ये है कि उनके बारे में क्या खबर आती है। लेकिन आप देखेंगे मीडिया में तो ये कहा जा रहा है कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। आपको भी बताना दे देते हैं कि 1927 8 नवंबर 1927 को अडवाणी जो है वो कराची में पैदा हुए थे। यानी पैदाइशी जो थे उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता था, लेकिन आप मुत्तहदा हिंदुस्तान का हिस्सा था वो। तो बहरहाल वहाँ पैदा हुए और फिर आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में जो फ़िरका परस्ती की आग लगी हुई है आज तक, उसके लिए उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। तो बहरहाल बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि जो तहरीक है उसमें उन्होंने राम यात्रा निकाली थी और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मुल्क में तबाही व बर्बादी का यानी नंगा नाच या शैतानी नाच नाचा गया। तो उसके बाद आपको बता दें, बहरहाल हर इंसान के अपने अमाल होते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो उसका बदला भी अच्छा मिलता है, यानी गुड डीड्स और बैड डीड्स का और अंजाम भी वैसे अंजाम भी वही होता है। तो बहरहाल अब देखना है कि अब उनका अंजाम क्या होता है। तो बहरहाल वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब लोग तो उनकी सेहतयाबी के लिए तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं, BJP ने भी किया है।
तो बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक दस्तूर की बात है, अगर दस्तूर की खिलाफ वर्जी की जाए तो ये बहुत बुरी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की तायद करना या फिर कांग्रेस की तायद करना, अपोजिशन की तायद करना एक जुर्म हो गया है, ख़ास तौर पर बीजेपी से इख्तियार रियासतों में। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस दौरान मध्य प्रदेश में मनोज पारमर नामी एक बिजनेसमैन के बेटे ने राहुल गांधी को एक गल्ला जो होता है, बच्चों का जो गल्ला होता है, वो बतौर तोहफा पेश किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि हालत उस बिजनेसमैन की इस कदर ख़राब कर दी गई, क्योंकि खुद उसने अपने खुदकुशी नोट में कहा कि मुझे ईडी और रियासती बीजेपी कायदीन की जानिब से बहुत ज़्यादा हिरासा किया गया। इस वजह से उन्होंने यानी जुम्मे को कल उन्होंने अपनी बीवी नेहा के साथ खुदकुशी कर ली, यानी फांसी ले ली घर में। और उन्होंने खुदकुशी नोट में राहुल गांधी से अपील की कि वो उनके ख़ानदान को, उनके बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उन्हें बहुत ज़्यादा निशाना बना रही थी और बीजेपी उन्हें हिरासा कर रही थी। तो आप देखेंगे कि अब हालात ऐसे हैं कि अब लोग राहुल गांधी के करीब जाने से भी डरेंगे कि भाई हमारे ईडी हमको तंग कर सकती है, सीबीआई हमको तंग कर सकती है। वैसे भी सिद्दीक साहब, कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर है साबिक मध्य प्रदेश के, और फिर कई बीजेपी लीडरों ने, कांग्रेस के लीडरों ने इल्ज़ाम आयद किया कि जानबूझकर कांग्रेस कायदीन को डराया जा रहा है, ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मजबूरन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, ये कॉमन ट्रेंड है, ये तो जो है ना, अगर आप एक बात भी कहते हैं कांग्रेस के लिए तो फौरन ईडी आपके घर पहुंच जाएगी, आपको फिर छोड़ेंगी नहीं, हो इतने केसेस डालेंगी आप पे कि क्या पड़ेगा। तो ऐसा करके अपनी तरफ करना, उनके ऊपर परमार के ऊपर दबाव डाला गया तो बीजेपी में आ जाओ। उन्होंने बोले मैं नहीं आता, मैं कांग्रेस, मैं तो समझ डेथ डिक्लेरेशन था वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं उन्होंने, क्योंकि अपने कॉन्शियस के बेस पे उन्होंने सवाल ही नहीं पार्टी के साथ जाने का। ऐसी पार्टी फैशिस्ट पार्टी है, मैं क्यों जाऊँ? नहीं, वो बिजनेसमैन भी थे ना, बिजनेसमैन थे, तो उनको हैरास कर रहे थे पहले से लोग, तो सवाल ही नहीं होना। बाद में ये कहा गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलविस थे, इस तरह की बातें की गई, सब स्टोरीज बनाई गई। बेचारे वो शख्स, उसकी बीवी अगर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं अपने ही हाथों, तो बच्चे क्या करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, जो है ना, ये तो नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको फेस करना चाहिए था, फाइट बैक करना चाहिए उनको। जो है ना, ऐसे हालात में डरने की जरूरत नहीं है, और अदरवाइज ये लोग खानदान को तबाह करते चलेंगे लोग। और कांग्रेस ने तो इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो है ना, ये बहुत नोट करने की जरूरत है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मैं अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।